चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भैया, लेक्चर नंबर क्या है मेरे दोस्त? लेक्चर नंबर 10, कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 अटेम्प के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। जी सर, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11। यस बॉस, कौन सा क्वेश्चन था ये? XYZ लिमिटेड, और ये आपके पास पेपर स्प्रिंग 2010 का सवाल था। ऐसा जनाब, इसके अंदर आपने इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। दो प्रोडक्ट की हम लोग कर चुके थे, दोस्त किसकी? ए और बी की। यस बॉस, कैलकुलेट क्या करना था हमने कैलकुलेट करनी थी जनाब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की। हाँ लड़के, प्रोडक्ट ए की मैंने कैलकुलेट करवाई थी। मुझे बताओगे तुम लोग क्या लिखी होगी? पहले ये बताओ, ब्रैकेट वाली भी कितनी? 3680 प्लस 17, ऐसा चेक कर लीजिएगा। यही है, कितना बना भाई? 38541। यस बॉस, बी का बताइए। 89018 प्लस 5190। ऐड करो दोस्त, कितना? 94208। चले दोस्त, इसके बाद मैंने आप लोग को बोला था सर कि सी और डी आप लोग घर से करके आएंगे, और आप लोगों ने सॉल्व किया। ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया होगा, और रिकॉर्डिंग वाले भाइयों, आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया। अगर तो नहीं किया रिकॉर्डिंग वालों, तो अभी वीडियो को यहीं पे रोक के सॉल्व करना शुरू करो। चलो मेरे दोस्त, स्टार्ट करें मेरे भाई जल्दी से। हम लोग अब बात करने चलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक किसकी? प्रोडक्ट सी की। चले सर सुनते हैं क्या सीन है। ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा है मेरे पास? 20,000। कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर ली जाएगी, जो कि दोनों सेम है, 180। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 75 उसकी कॉस्ट है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, अगर इसी यूनिट को मैं मार्केट से खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा? मेरे को ये डाटा नहीं चाहिए, किसी काम का डाटा नहीं है। सेलिंग प्राइस, यस, इसको मैं बेचूंगा तो कितने का? 12 का। खराब यूनिट है मेरे पास, और खराब यूनिट को रिपेयर कराने की कॉस्ट कितनी है? 800 यूनिट डैमेज है, खराब यूनिट को रिपेयर कराने की कॉस्ट कितनी है सर? 2.5, और फीफो मेथड है। चलें बॉस, स्टार्ट करें मेरे दोस्त। यस बॉस, सर मेरे पास प्रोडक्ट सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है लड़के? हाँ, 15,000। जनाब इसको दो हिस्सों में तोड़ो, एक तो सही वाले गुड्स और एक डैमेज वाले। सही वाले गुड्स को कुछ भी बोल दो, ओके गुड्स, नॉर्मल गुड, ठीक ठाक गुड्स, कुछ भी कह दो सर। और बाकी जो है मेरे पास खराब, इसको आप कह दो सर कौन से वाले गुड्स है ये? डैमेज स्टॉक। यस बॉस, डैमेज स्टॉक कितना दोस्त? डैमेज स्टॉक कितना? 800 यूनिट। यानी कि इस 15,000 में से 8,800 कौन से डैमेज? तो सही सलामत कौन से निकले? 14,200 यूनिट। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी सर? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आइए सर, हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने चले और फिर इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चले। यस बॉस, लेकिन अब मेरे पास मेथड कौन सा हो चुका है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। क्या बोलते हैं फीफो मेथड? जो ओपनिंग वाला होगा वो बिक जाएगा, बन जाएगा, बच कौन सा जाएगा? करंट वाला। ये तो और आसान है, आइए दोस्त, यहां पे मैं वर्किंग करने चला। सुनेंगे दोस्त, मैं यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला। सर यहां पे मैं क्या लिखेगा? यहां पे मैं लिखूंगा दोस्त यूनिट, यहां पे मैं लिखूंगा जनाब रेट, यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट। आइए सर, मैंने बोला जनाब ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं सी के? 20,000। पैसा कितना? 1,80,000। डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा दोस्त कितना बताइए? 90 है? 9। सही बता मेरे दोस्त, 9 ना? हाँ। उसके बाद मैंने इस बार कितनी प्रोडक्शन की लड़के? मैंने इस बार प्रोडक्शन की है जनाब 75,000, और कितनी अमाउंट है 75,000 यूनिट की? 8,25,000। सर डिवाइड करके नया रेट आएगा कितना दोस्त? हाँ,
पूरा 11। चले सर मेरे पास क्लोजिंग में कितने यूनिट्स है सर, अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, हाँ क्लोजिंग में मेरे पास कितने यूनिट है दोस्त, 15,000। किस वैल्यू पे डिटरमिन किए जाएंगे 15,000 यूनिट। यस बॉस, मेथड कौन सा मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट, और जो ओपनिंग वाला था वो बिक गया, तो करंट वाला कौन सा, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। चले सर तो मेरे पास नंबर आना शुरू हो गए। यस बॉस, मेरे पास क्लोजिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं सर, मेरे पास क्लोजिंग के अंदर 14, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, 14,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 11 रुपए के हिसाब से, तो लड़के कॉस्ट कितनी 156200, ऐसा किया। उसके बाद में इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चला। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड सेल्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जनाब, 14,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का, 12 रुपए का, तो कितनी दोस्त 170,400। उसके बाद है मेरे पास लेस, एक एक करके लेस कॉस्ट टू सेल। चले दोस्त कॉस्ट टू सेल के अंदर इसको बेचने के लिए एक कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, कौन सी वाली, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ऐसा ही है दोस्त। आओ जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास, 14,200। एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी, और लड़के मेहनत करें जरा। चले सर उसके बाद में कैलकुलेट करने चला वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। चले सर पिछला साल कौन सा, सन 2009 वाला, इसके अंदर प्रोडक्ट सी में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लगी है सर, इसमें मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगी है दोस्त कितनी, 90,000 डिवाइडेड बाय, सर ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगती है यूनिट बनाने के लिए क्या बेचने के लिए, बेचने के लिए, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे। आओ दोस्त, मैंने बोला सर मेरे पास ओपनिंग में कितना स्टॉक, ओपनिंग में मेरे पास 20,000 यूनिट, फिर मैंने प्रोडक्शन कितनी की 75,000 यूनिट्स, और मेरे पास क्लोजिंग में कितने यूनिट्स 15,000। तो जनाब मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेच दिए, हाँ जी 80,000। तो लड़के 80,000, तो मेरे दोस्त पर यूनिट कितना 1.12। लेकिन सर ये हम बेचेंगे कब, 2009 का डेटा हम बेचेंगे कब, 2010 के अंदर। 2010 के अंदर पैसा कितना बढ़ रहा है 10% से, तो इसका 110% ले लो, कितना दोस्त 1.23 पर यूनिट, 1.23 पर यूनिट, कितना बॉस 17466। मानते कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्त मेरे पास एनआरवी कितनी, एनआरवी 1593। यस बॉस, दोनों में लोअर क्या है 152934। चले सर मेरे पास क्या नंबर आ गया 152934 प्लस। चले सर मैं जरा डैमेज यूनिट की वर्किंग करने चला। चले दोस्त उसके बाद हम आते हैं जरा डैमेज वाले पे, उसके बाद हम आते हैं सर जरा डैमेज वाले पे। और लड़के डैमेज वाले की कॉस्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 11। कितना वो जनाब, हाँ 8,800। और लड़के इसकी तरह एनआरवी कैलकुलेट करने चलते हैं, सारी वर्किंग हो चुकी है। एस्टिमेटेड सेल्स 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने का बिकेगा 12 रुपए का। 12 रुपए का कितना जनाब 9,000। लेकिन ऐसे नहीं बिकेगा, बेचने के लिए कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स, यस बॉस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। और सबसे पहले वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में कितनी निकाल चुका हूं 1.23। कितना दोस्त 984। उसके बाद है मेरे पास जनाब ये यूनिट खराब वाले ऐसे नहीं बिकेंगे, बल्कि इसको कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। रिपेयर कॉस्ट, ये कुछ खर्चा करना पड़ेगा। रिपेयर कॉस्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय रिपेयर की कॉस्ट कितनी दोस्त 2.5। तो कितना खर्चा करना पड़ेगा
2000। चले सर, तो मेरे पास एनआरवी कितनी 661। चलो दोस्त, लोअर ऑफ मेरे भाइयों, लोअर ऑफ कॉस के एनआरवी 6616। यस बॉस, कितना नंबर बना 159550। क्या सबों को बातें समझ में आई? यही आंसर था, आंसर यही फिट है, आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों यही है, कुछ करेक्शन करने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल फिट है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ऑनलाइन वालों यही आंसर है सबका। आगे बढ़ जाऊं, होमवर्क दिया था मैंने, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जब आंसर सही होता है तो खुद ही ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। डन है जी? चले बॉस, मिटाओ उसको, फिर कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन हो गया। चले सर, उसके बाद है मेरे पास प्रोडक्ट डी। आओ जी, प्रोडक्ट डी बेटा, इसको डी पे चले दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जरा बोर्ड का सफाया कर डालें। चले मेरे भाई, सुनेंगे डी का क्या सीन है सर? सेम सीन है। ओपनिंग में कितना यूनिट्स है मेरे पास 25,000, उसकी कॉस्ट कितनी है 310, एनआरवी कितनी है 3 लाख। तो मतलब पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग बॉस को किस पे लिया गया होगा? एसर इसको किस लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लिया होगा। कितना यूनिट बनाए हमने 1 लाख, उसकी कॉस्ट कितनी है 1.2 मिलियन। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है और सारा डेटा आपको गिवन है। क्या हम शुरू करें? यस बॉस, आइए सर जी, हम बात करने चले अब प्रोडक्ट डी की। यस बॉस, सुने, प्रोडक्ट डी के मेरे पास क्लोजिंग में कितने स्टॉक है? प्रोडक्ट डी के मेरे पास क्लोजिंग में कितने स्टॉक है? 24,000 में से डैमेज खराब कितने दोस्त? 1500 यूनिट। तो बाकी सही सलामत वाले कितने? 22,500। और लड़के वर्किंग करने चले हम इसकी कॉस्ट या फिर एनआरवी की। आओ जनाब, हमने बोला सर ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं? ओपनिंग में मेरे पास है 25,000 यूनिट और किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे। तो लड़के लोअर क्या है मेरे पास? एनआरवी डिवाइड करके रेट निकाला जाएगा। जनाब डिवाइड करके क्या रेट आएगा? 12 रुपया, 12 रुपए। उसके बाद है प्रोडक्शन, मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? सर मैंने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए और उसकी कॉस्ट कितनी? डिवाइड करो रेट कितना? वाह, खूबसूरत हो गया। फीफो मेथड है सर, कोई सा भी उठा ले भाई, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या है मेरे पास? कॉन्सेप्चुअल क्या है, मैं किस रेट पे लेना पड़ेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो बिक गया, पहला जो था वो पहले बिक गया, तो बच कौन सा गया? करंट वाला। एग्री करते हो? आओ जी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। आइए सर, कॉस्ट 22,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? 12 रुपए का। कितने का दोस्त? 12 रुपए का। कितना बना? 2,70,000। एनआरवी कैलकुलेट करने चले, 22,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, यस सर, एस्टिमेटेड सेलिंग 1 यूनिट कितने का बेचने का इरादा है मेरा? 12.5 का। कितना? 2। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट टू सेल, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 22,500 मल्टीप्लाई बाय, यस दोस्त, 1 यूनिट बेचने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी कट हो रही है? सर ये यूनिट बिकेगा कब? सन 2010 के अंदर। मेरे पास इंफॉर्मेशन कब की गिवन है? सन 2009 की। तो 9 तो निकालें सबसे पहले। जनाब वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी? 1 लाख। सही जा रहा हूं मैं? डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट है? सर ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है यूनिट बनाने के लिए होती है, बेचने के लिए? बेचने के लिए। तो मेरे को पता करना पड़ेगा मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे। ओपनिंग स्टॉक, यस बॉस, मेरे पास ओपनिंग में कितने स्टॉक पड़े हुए हैं? ओपनिंग में है जरा मेरे पास 25,000 यूनिट। मैंने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की है इस साल? 1 लाख यूनिट्स की। और मेरे पास क्लोजिंग में कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? 24,000। तो भैया मैंने कितने यूनिट बेच डाले? 1 लाख 1,000। 101 101 000। तो जनाब कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 0 लेकिन सर ये तो 2009 की है, मैं गुड्स कब बेचूंगा? अगले साल 2010। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई है 10% से। तो दोस्त जरा बढ़ाओ, कितना?
1.09 1.09 कितना लड़के 24525 ऐसा ऐसा चले जनाब। तो मेरे पास एनआरवी कितनी 25 ऐसा क्या चले बॉस। दोनों में जो लोअर क्या है मेरे पास 256725 256725 प्लस। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? आओ जनाब जरा मैं बात करता हूं डैमेज यूनिट्स की। 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी फीफो मेथड 12 रुपए कितना 18,000। आइए जनाब अब इसकी तरह एनआरवी कैलकुलेट करने चले। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं बॉस 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का बेचूंगा, कितने का बेचने का इरादा मेरा 12.5 कितना बॉस 18,750 जी जनाब। बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है दोस्त 1.09 कितना 1635 ऐसा। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, मुझे रिपेयर खराब है ये, कुछ रिपेयर की कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। कितनी रिपेयर की कॉस्ट 3.5 कितना बॉस 525 चले सर। तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ गई 11865। लोअर क्या है बॉस 11865 जी जनाब। कितना 268,590। तो जनाब मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितने से आएगा इतने से। मेरे पास बैलेंस शीट में कितने से आएगा इतने से। कितने से 56088। क्या सबों को बातें समझ में आई? कहने जनाब कोई गलती मलती तो नहीं हुई थी? यही था बिल्कुल हुई थी। सही कर लें 30 सेकंड देते हैं करेक्शन कर लें फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलें सर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 ऑटम 21 का। बोले तो रीसेंट सवाल है और जनाब ये हमारे पास ऑटम 21 में है। चले सर मैं जरा बोर्ड का सफाया करने चला। पिक्चर मैंने भेज दिया ऑनलाइन वालों। चले सर अगला सवाल है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है बॉस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 ऑटम 2021 का सवाल है। बोले तो समझ ले रीसेंट ही सवाल है। और जनाब ऑरेंज लिमिटेड एग्जाम में आपको इस टाइप के सवाल दिखेंगे। सुनेंगे दोस्त सर सुनेंगे सवाल पढ़ने का तरीका। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन। सर आपने एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज अभी हम लोगों ने नहीं सीखी है लेकिन एंट्रीज के लिए नंबर तो चाहिए होगा ना। नंबर तो हमने सीखा है ना, नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। चले वो फॉर करेक्ट दी वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री डिटरमाइन दी एडजस्ट वैल्यू ऑफ दी क्लोजिंग स्टॉक। सर बताइए इन्वेंट्री कितने से रिकॉर्ड की जाएगी। आओ दोस्त सुने। आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट नंबर ए। अच्छा रिक्वायरमेंट ए बी आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशन under which the cost of inventory may exceed its net realizable value। yes बहुत theoretical एग्जाम में इस टाइप की थ्योरी आएगी। एग्जाम में इस टाइप की थ्योरी आएगी, इसमें हमें कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे सर ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या हो कि जनाब कॉस्ट और एनआरवी बोले तो कॉस्ट कम हो जाए, बोले तो कॉस्ट ज्यादा हो जाए और एनआरवी कम हो जाए। ये कह रहा है इसी के अंदर क्या कह रहा है आइडेंटिफाई एनी 4 चार चीजें बताइए। 2 मार्क्स का है यानी कि 0.5 मार्क्स का। ई सिचुएशन अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सीड यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी 100 रुपए की, ये सोच के कि जनाब मैं इसको 110 120 125 का बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन एनआरवी से कम हो गई। फॉर एग्जांपल एनआरवी हो गई 90 रुपए। जनाब ऐसी कोई 4 सिचुएशन बता दीजिए, ऐसी कोई 4 सिचुएशन बता दीजिए कि ऐसा क्यों होगा। जनाब अब सोचो जरा, लोकल दुकान की बात है, एक बंदे ने 100 रुपए की चीज खरीदी है, वो कम की सस्ता क्यों बेच रहा है? वजह
बचा, सोचो, दिमाग चलाना है बॉस। डैमेज हो गए, बिल्कुल ठीक है सर, खराब माल है, थोड़ा टूट गया, आप फ्रिज लेने के लिए गए, सही वाला फ्रिज कितने का था, $100 का था, 100 रुपए का था, ये हमने बोला भाई ये वाला सस्ता क्यों है, इसने बोला यार ये रखने में, लोडिंग अनलोडिंग में इसका दरवाजा थोड़ा दब गया, एग्री करते हैं, इसकी बॉडी पे थोड़ा निशान आ गया, हट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सस्ते में बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बॉस, हमने बोला सर ये डैमेज गुड्स हैं, खराब यूनिट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और बतलाइए, और बताइए सर, डैमेज गुड्स हो गए, पुराना हो गया, बोले तो आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। हमने बोला सर ये जो सेल लगती है फैब्रिक की, कपड़ों की, ये क्या लगता है, समर क्लियरेंस और विंटर क्लियरेंस में सीन क्या होता है सर, कुछ गुड्स को लोग कॉस्ट से कम पे ही बेच देते हैं। हमने बोला क्यों सर, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, लोग खरीद ही नहीं रहे, ये पुरानी चीज हो गई, खरीद ही नहीं रहे, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा सर, मैं बोल सकता हूं सर कि ये ऑब्सोलीट हो गया, कह सकता हूं मैं, ये प्रोडक्ट मेरा अब ऑब्सोलीट हो गया। फॉर एग्जांपल जनाब, आप मोबाइल फोन का आप देखते हैं, मोबाइल फोन हमने खरीदा कितने का, 100 रुपए का, यार ये कम का क्यों बेच रहे हैं, भैया इसका नया वर्जन मार्केट के अंदर आ चुका है, अब लोग वो खरीद रहे हैं, ये थोड़ी ना खरीद रहे, तो इसकी प्राइस हमने गिरा दी कि चल यार पैसे तो निकले ना हमारे पास, नहीं, हमने क्या बोला, ऑब्सोलीट हो गया। और बताओ लड़के, कॉम्पिटिटर आया, उसने वही चीज सस्ते बेचना शुरू कर दी, आपका कोई माल नहीं खरीद रहा, कोई माल नहीं खरीद रहा, तो आपको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। सेल्स प्राइस डिक्लाइन ड्यू टू कॉम्पिटिटर, बिल्कुल ठीक है दोस्त। और आखिरी बता दो, डिमांड का कह सकते हैं सर, डिमांड ही नहीं है, किसको बेचे भाई, किसको बेचे यार, बिल्कुल कह सकते हैं सर, डिमांड एंड सप्लाई का रेश आउट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का रेश आउट हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं अक्सर कि यार अभी हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा, आपके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्विंग नजर आता है प्राइसेस के अंदर। अगर आप लोग ग्रोसरी वगैरह करते हो, एक दौर ऐसा भी आता है कि टमाटर जो है वो आपको 200 रुपए 300 रुपए किलो मिलता है, एक दौर ऐसा भी आता है टमाटर आपके पास 15-20 रुपए किलो भी मिलता है। क्यों, डिमांड एंड सप्लाई। क्या उसकी जो क्रॉप करने की कॉस्ट है वो 10-20 रुपए ही होगी, नहीं ज्यादा ही होगी ना, बंदों की कॉस्ट है, उसकी पानी के खर्चे हैं, सब कुछ है। बात समझ में आई दोस्त, पक्का। तो जनाब एग्जाम में इस टाइप की थ्योरी आएगी, किताब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने शायद लिखा भी है, इसमें लिखा है मैंने, रेशो बना के दिए कि थ्योरी कितनी आती है। शुरू में जाओ किताब के बिल्कुल स्टार्ट में, ये बस तीसरा पेज, तीसरा, हाँ हर पेपर का लिखा है ना, कितनी थ्योरी है दोस्त, देखो, देखा ना मैंने, तीसरे पेज पे लास्ट में, तीसरे सफे के लास्ट में मिला, बहुत कम थ्योरी है, नसीब है। तो ये पेपर जो है ना 100% कैलकुलेशन वाला पर्चा है। डर हो गया, थ्योरी आएगी तो इस टाइप की आएगी, हम सारी थ्योरी करेंगे उस टाइप की, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा छट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस। डन है बॉस। चले दोस्त, आइए अब सवाल पे, बी पार्ट पे। यस बॉस, इसको लिख लो, मैं मिटा दूं, और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो बॉस, तो नॉर्मल जनरल डिस्कशन है। अच्छा, एग्जाम में ना करना क्या है मेरे भाई, सुने, आपने ऐसे नहीं लिखना, इसको एक लाइन के अंदर लिखना है, अंग्रेजी जुमला बना के, डैमेज गुड नहीं, एक लाइन लिखनी है। कैसे लिखेंगे कि डैमेज गुड्स की वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा और एनआरवी कम हो जाएगी, एक आध जुमला बना के। एग्रीड, वो डैमेज गुड देख के मार्क्स दे देगा, एग्री, लेकिन जुमला बना के लिखना आपने, फिट है। चले दोस्त, अब करते हैं सर इसका बी पार्ट। अब करते हैं दोस्त इसका बी पार्ट। चले बॉस, क्या सीन है, सुनते हैं जनाब। सर रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं एंट्रीज बनानी है, लेकिन एंट्रीज से पहले मुझे अमाउंट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना भाई, फिर जाके एंट्रीज बनेगी। आओ लड़के सुनते हैं। हमने बोला जनाब एक एक करके, ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, भाई 4 प्रोडक्ट हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। जनाब आपको 2021 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक ही, अभी एक एक करके बात करेंगे, मैं भी प्रोडक्ट एक ही बात कर रहा हूं। सर एक ही क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 15,000। कितनी है दोस्त, 15,000। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज, इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट खुद कैलकुलेट करके दिए। अभी जो तुमने सवाल किया था उसमें तुमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी, इन्होंने खुद निकाल के दे दी। सर कितनी, 800। रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स 10% सेल टैक्स। सर हम इसको प्राइस, ये प्राइस दे रहा है, इसके अंदर सेल्स टैक्स का अमाउंट शामिल है, कितना, 1144। क्या चीज होती है दोस्त, सेल प्राइस है जी, सेल टैक्स क्या चीज होती है पता है?
आप लोग कोई दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो मेरे भाई, आप लोग दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल सुनना सुनना मेरे भाई, आप लोग पढ़ोगे भी टैक्सेशन के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब मैं एक गुड्स को सेल करूंगा, मेरी जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है जनाब, वो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है 100 रुपए, यानी कि मैं अपना माल प्रोडक्ट बेचूंगा कितने का, 100 रुपए का, और 100 रुपए मेरी जेब में, मेरे पैसे हक के पैसे हैं। गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट ने बोला यार देखो तुम जो 100 रुपए गवर्नमेंट जो तुम माल बेच रहे हो ना, इसमें से थोड़े पैसे हमें भी चाहिए, हम तुम्हारे पैसे नहीं ले रहे, इसको तुम 100 का नहीं बेचो, थोड़ा सा महंगा बेचो, कस्टमर से तुम 100 रुपए नहीं लो बल्कि थोड़े से ज्यादा पैसे लो, और वो ज्यादा पैसे तुम अपनी जेब में नहीं डालोगे, मुझे जमा करा दोगे, उस पैसे को हम बोलते हैं गवर्नमेंट का टैक्स। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का टैक्स। इस टैक्स का नाम क्या दें? हमने बोला सर ये जो टैक्स लग रहा है गुड्स को सेल करने के लिए लग रहा है, तो इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया गया? सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट ने सेल टैक्स कितना लगाया इस सवाल के हिसाब से? वैसे भी करंटली 18% है, करंटली अभी 18%। इस सवाल में कितना है? गवर्नमेंट ने बोला जनाब देखो 10% किसका? इसका मैथ्स, मैंने बोला ना मैथ्स, जिसका होता है वो कितना परसेंट होता है? 100%। ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? महंगा बेचोगे सस्ता बेचोगे? महंगा बेचोगे, ऐड करोगे तो ये जो पैसा निकलेगा कितना निकलेगा? 110%। बात समझ आ रही है? तो जनाब आपने गवर्नमेंट ने आपको बोला कि देखो तुम्हारा माल, तुम्हारा गुड्स कितने का? 100 रुपए का, तुम इसको बेचो कितने का? 110 रुपए का। कस्टमर से तुम कितने पैसे लो? 110 रुपए। 100 रुपए अपनी जेब में डाल दो और 10 रुपए तुम मुझको ले जाके जमा करा दो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हकीकत में हमारी सेल 110 है कि 100 है? 100। मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे दोस्त? 100। सुने, इसकी अकाउंटेंट एंट्री क्या बनाएगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। कस्टमर से कितने पैसे लेगा? 110 रुपए। इसकी अपनी हकीकत में सेल्स कितनी है? 100। जो 10 रुपए हैं वो जो ये पैसे लेगा कस्टमर से अपनी जेब में नहीं डालेगा, किसको जमा कराएगा? गवर्नमेंट को। बोले तो लायबिलिटी, बोले तो लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स टैक्स पेबल। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? जब ये कस्टमर आपको पैसे दे देगा तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। गवर्नमेंट, अब पैसे आ गए, ये पैसे आपने गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, तो जनाब लायबिलिटी डेबिट, सेल्स टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या सबको बात समझ आई मैंने? सही एंट्री बनाई है? तो मुझको एक बात बताओ, मेरी जेब में पैसे आ कितने रहे? 100 रुपए। तो मेरी सेल कितनी है? इन्होंने क्या किया हुआ है? अच्छा मैथ्स, अब आ जाओ मैथ्स दोस्त, मैथ्स। मैं ये अमाउंट उड़ा दूं, ये अमाउंट उड़ा दूं। मैंने बोला यार जो प्राइस है ना, ये इसके अंदर सेल टैक्स ऐड हुआ हुआ है, और जब ऐड हुआ होता है तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अंग्रेजी, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है सेल टैक्स। मेरी प्राइस ये है दोस्त, मेरी असल सेल ये, क्या बता पाओगे कितनी है? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो दोस्त कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 100% पे। ये मैथ्स चाहिए मैं कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। कितना दोस्त? 110% को 110 को 110% डिवाइड करो तो 100। बात समझ में आई? और लड़के सवाल के अंदर जनाब ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट ए के अंदर आपकी जो प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। बोले तो इसने ये वाला अमाउंट दिया हुआ है कितना? 11 क्या है? 1144। जनाब ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। मेरी प्राइस ये नहीं है, मेरी प्राइस क्या है दोस्त? ये मैं सेल्स इतने से रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि किससे रिकॉर्ड करता हूं? इस अमाउंट से। अगर इस अमाउंट को मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 100% पे। दोस्त कितना? 10। तो भैया प्राइस मेरी 1040 है। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? मेक सेंस? लॉजिक क्लियर? आगे बढ़ेंगे जनाब। उसके बाद जनाब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को बेचने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है 80 रुपए का। और जनाब ये जो 15,000 यूनिट है इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं। कितने डिफेक्टिव यूनिट है दोस्त? 2400। और जिसको सही करवाना पड़ेगा, रिपेयर की कॉस्ट, रिवर की कॉस्ट कितनी है? 260। तो सर ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो भी हमने किया अभी तक। आगे अंग्रेजी। ड्यूरिंग फिजिकल काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, सिर्फ ए को ढूंढो अभी। ए कितना है? The defective unit can be sold in the market. Yes boss, सब काम का डेटा कह रहे हैं सर ये जो खराब यूनिट है, the defective unit can be sold in the market, बुलेट नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, at 60% of the current retail price without incurring any rework cost and selling cost. इन्होंने बोला सर देखिए जो यूनिट आपके पास खराब है ना, दो तरीके आपके पास, एक उसको सही करवा के नॉर्मल हालत में बेचो और दूसरा उसको कम पे बेचो। मर्जी आपकी। मैनेजमेंट क्या करेंगे? आप क्या करोगे? सर ये हरकत होगी बाद में,
अगले साल सर आप किस में वर्किंग करेंगे? जो मैनेजमेंट के लिए, जो कंपनी के लिए बेहतर होगा, जिसमें कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा होगा। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? तो मैं दोनों पे वर्किंग करूंगा, जिस पे नुकसान कम हो रहा होगा, जिस पे फायदा ज्यादा होगा, मैं वो डिसीजन मेकिंग करूंगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? खराब यूनिट के दो ऑप्शन है बॉस। क्या ऑप्शन है सर जी? खराब यूनिट के दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जनाब एक तो उसको सही करवा के बिल्कुल ठीक ठाक हालात में बेचो, दूसरा उसको 60% कम पे बेच दो। खराब यूनिट है, हमने बोला सर फ्रिज था, दरवाजा उसको टूट गया, खराब हो गया, आप उसको 60% सस्ता बेच दें। दूसरा आप उस पर रिपेयर का खर्चा कराएं, सही नया दरवाजा लगा के उसको सही हालत में बेचें। किस पे काम करेंगे आप? सर जो मैनेजमेंट के लिए बेहतर होगा, जिसमें कंपनी को मुनाफा ज्यादा आ रहा होगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? चले सर आगे। ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल द प्रोडक्ट ऑफ बीओडी। मैं बीओडी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं भी किसकी बात कर रहा हूं सर? प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूं। तो जनाब ए का मुझको बताओगे आंसर क्या है इन्वेंट्री का? चले सर अभी हम प्रोडक्ट ए की बात करेंगे, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करेंगे, फिर डी की बात करेंगे। चले बॉस, मैं यहां पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला, ए बी सी और डी। और सबसे पहले मैं बात करने चला किसकी बॉस? प्रोडक्ट ए की। चले सर शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? आइए दोस्त, चले भाई सुनेंगे। मैंने बोला जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्ट ए की बातें हो रही हैं, मेरे पास प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 यूनिट। फिर वही हरकत कि जनाब सही भी है थोड़ा सा खराब भी है। डैमेज, खराब यूनिट कितने दोस्त? डैमेज गुड्स कितने दोस्त? डैमेज गुड्स है सर मेरे पास 2400 यूनिट। तो सही वाले बोले तो सही वाले नॉर्मल गुड्स कितने निकले? नॉर्मल गुड्स कितने निकले? 12,600 यूनिट। बात मानते हैं सर? किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। आइए एक एक करके सॉल्व करने चले। हमने बोला सर सबसे पहले हम कैलकुलेट करने चले कॉस्ट पे। कॉस्ट पे 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, जनाब इन्होंने मुझे कॉस्ट खुद से कैलकुलेट करके दी हुई है मेरे भाई। कितनी कॉस्ट है? 800 रुपए। एक यूनिट की कॉस्ट 800 रुपए। तो जनाब कितना? 10, दोबारा बोलो। ये मेरे पास कॉस्ट है। ऐसा अब मुझको क्या करना पड़ेगा जनाब? मुझे एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? एनआरवी आप कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल्स। आइए एस्टिमेटेड सेल्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास? 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, मैं एक यूनिट कितने का बेचेगा? सर रिटेल प्राइस मुझको दे रहा है इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, मेरे को कैसी चाहिए? एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। बॉस कैसे? हमने बोला सर देखें ये जो यूनिट आप बेच रहे हैं कैसे बेचते हैं? सेल्स प्राइस कितनी है मुझे नहीं पता, इसमें आप ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स, मुझको नहीं पता, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी जिसके अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। कितना इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स? डबल। सेल टैक्स कितना? 10%। 10% किसका? इसका। जिसका वो कितना परसेंट होता है? ऐड हो रहा है तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? ये भी ऐड हो जाएगा 110%। ऐसा इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा मैथमेटिकली तो मैं कहां पहुंच जाएगा? 100% पे, जो कि मेरी असल में एक्चुअल प्राइस है। कितना दोस्त? तो असल में ये यूनिट मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? मैं इसको कितने, अगर गवर्नमेंट 2 मिनट के लिए टैक्स हटा दे, गवर्नमेंट ने बोला मेरे को नहीं चाहिए टैक्स वैक्स, तो सर कितने का होगा ये माल? 104। मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? 1040। तो असल मेरी प्राइस कितनी है? खूबसूरत हो गया, खूबसूरत हो गया। कितना बॉस बताएं? 1310 ऐसा। चले बॉस, उसके बाद इसको बेचने के लिए मैंने कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लड़के कितना खर्चा? 80 रुपए। ये बढ़ा तो नहीं रहे प्राइस? तो पिछले साल से तो आसान हो गया ना यार। कितना बॉस?
100 8000। तो जनाब मेरे पास एनआरवी कितनी 12096 ऐसा। लड़के मुझको चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। दोस्त लोअर कितनी कॉस्ट 1008000। तो सर मेरे पास कॉस्ट आ गई है 1008000 प्लस। दिक्कत नहीं है। आओ लड़के खराब वाली इन्वेंट्री की बातें करें। सर खराब वाली इन्वेंट्री के दो ऑप्शन है आपके पास। खराब वाली इन्वेंट्री के आपके पास दो ऑप्शन है। सर क्या ऑप्शन है? या तो आप इसको रिपेयर करके बेचो या तो आप इसको ऐसी बेच दो। सर हम क्या करेंगे जिसमें कंपनी का फायदा हो रहा होगा, क्योंकि ये काम तो आगे आने वाले साल में होगा ना, अभी हुआ थोड़ी ना है। चले सर, तो इसकी दो कहानियां, मैं दो कहानियां अलग अलग कर दूं। एक कहानी क्या है सर? एक कहानी क्या है कि इसको आज ऐसी बेच दें आप, जिस हालत में आप इसको बेच दें। अच्छा जी आइए, अगर मैं इसको ऐसी हालत में बेच दूंगा तो मैं बोलूंगा जनाब इसकी कॉस्ट कितनी 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी लड़के 800 रुपए। तो कितना 1920000 कॉस्ट। और फिर इसकी एनआरवी। एक ऑप्शन इनके पास ये है कि जनाब आप इसको बेचेंगे ऐसे ही जिस हालत में वो खड़ी हुई है। सर एस्टिमेटेड सेल्स 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस क्या लिखी हुई है अंग्रेजी? The defective units bullet number 2 के अंदर the defective unit can be sold in the market at 60% of the current retail price without incurring any अनाबला खर्चा। सर कितने का बिक जाएगा? करंट प्राइस का 60%। करंट प्राइस कितनी है 1040 का 60% पे बिक जाएगा बगैर कोई सेलिंग कॉस्ट और रीवर्क का खर्चा कराए बगैर। कितना दोस्त? 146 ऐसा कुछ लेस। एनआरवी तो ऐसे निकलती है ना, लेस कॉस्ट टू सेल्स, मतलब कोई कॉस्ट टू सेल नहीं, मना कर दिया विदाउट इंकरिंग एनी कॉस्ट। बोला उसने अंग्रेजी पढ़ो, बुलेट नंबर 2 की अंग्रेजी पढ़ो, पूरी अंग्रेजी पढ़ो। और हाँ बोला ना उसने, अंग्रेजी मिस की ना तुमने। 1497600। यस बॉस, मेरे को लोअर बता भाई। लोअर क्या है मेरे पास 14976। एक ऑप्शन ये है। सर दूसरा ऑप्शन क्या है? हमने बोला नहीं सर आप इसको खर्चा कराने के बाद बेचें, खर्चा कराने के बाद ये सही हो जाएगा फिर आप बेचिए। आइए उस पर भी वर्किंग कर लेते हैं। सर उस पर अगर मैं वर्किंग करूंगा तो जनाब कॉस्ट कितनी 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 800। तो सर जी कॉस्ट कितनी मेरे पास 1920000 ये कॉस्ट है। और इसकी एनआरवी अब कैसे कैलकुलेट होगी? आइए जी देखते हैं। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 2400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस अगर मैं इसको सही करा के बेचूंगा तो सही सलामत हालत में कितने का बिकेगा 1040 का। कितना दोस्त 2496000। ठीक हो गया। लेकिन ऐसे ही नहीं, इसको कुछ खर्चा कराना पड़ेगा लेस कॉस्ट टू सेल। कौन कौन सा खर्चा? एक तो आपको वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी और एक आपको रिपेयर कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। रिपेयर बोले तो रीवर्क। चले सर 2400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी दोस्त 80 रुपया। और यहां पे कितनी रीवर्क की 260 रुपए। चले बॉस ये बतलाइए कितना 192,000। ये दोस्त 624,000। तो जनाब एनआरवी कितनी 1680। तो लोअर क्या है 1680000। अब मुझको एक बात बताओ मेरे दोस्त, मैनेजमेंट क्या करके बेचेगी? मैनेजमेंट खराब यूनिट को
ऐसे ही बेच देगी 60% के ऊपर, या रिवर्क करा के बेचेगी जिसमें ज्यादा फायदा आ रहा होगा। इसमें कितनी बचत हो रही है, इसमें कितने पैसे आ रहे हैं इनकी जेब में, रिवर्क करा के बेचेंगे, बेचने के लिए इतना खर्चा करेंगे, नेट जेब में कितने पैसे आए 1680, यहां पे जेब में कितने पैसे आए, ज्यादा पैसे जेब में इस हालत में आए, तो इसका मतलब मैनेजमेंट ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? वो तो मैनेजमेंट के ऊपर है, अभी ये फैसला नहीं हुआ, हम तो अगले साल फैसला होगा, लेकिन हम किस पे वर्किंग करेंगे, जिसपे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। यहां पे यूनिट को बेचेंगे, कितने पैसे जेब में आएंगे 1497। देखो ये कॉस्ट तो लग गई ना यार, ये कॉस्ट तो लग गई है, इसको तो नहीं देख सकते हम। हमने बोला सर इसको अगर हम ऐसी हालत में बेचेंगे तो जेब में कितने पैसे आएंगे 1497। अगर मैं इसको रिवर्क करा के बेचूंगा तो इतने पैसे आएंगे, इतना खर्चा कराऊंगा मैं रिवर्क और मार्केटिंग के अंदर, नेट जेब में कितने पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे किसमें जेब में आ रहे हैं, ये तो मैनेजमेंट ये वाली पॉलिसी ऑप्ट करेगी। इसमें बताइए लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी कितना 1680000। क्या सबों को बातें समझ में आई दोस्त? कितना भाई 1176 नहीं, कितने जीरो 40। कोई दिक्कत परेशानी क्यों नहीं हुआ? तो आसान था ये साइंस थी थोड़ी, नहीं ये कोई नई चीज है। एग्जाम में ऐसे ही होगा भाई, सब बोलोगे भाई यार ये तो पता था हमें, ये कोई नई चीज तो नहीं है ना, वही पढ़े कॉस्ट सेल्स लेस एनआरवी, कोई नई चीज तो नहीं है ना यार। लेकिन हाँ एक ट्विस्ट खेला उसने, तो एग्जाम में अब कोई नया ट्विस्ट खेलेगा, मेरे को क्या पता क्या खेलेगा भाई। यही तो है दिमाग चलाने का तरीका, यही तो है वो दिमाग चलाने का तरीका, कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? कोई दिक्कत परेशानी? इसको मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, इसको जरा करेक्शन कर लें, कॉपी कर लें, फिर हम प्रोडक्ट बी पे चलते हैं। चले बॉस। सेल टैक्स हमारे पैसे नहीं होते ना, हमारी जेब में नहीं आते सेल टैक्स के पैसे। चले बॉस आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट बी पे। तो क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं, क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? चलें सर आगे बढ़ते हैं। चले दोस्त सुनेंगे क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट बी की हम बातें करने चले। जनाब क्या फरमा रहे हैं प्रोडक्ट बी के अंदर? सर प्रोडक्ट बी के अंदर क्या फरमा रहे हैं कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है जनाब 25,000 यूनिट। इसमें जो डैमेज है यस बॉस, इसमें जो डैमेज गुड्स हैं दोस्त वो डिफेक्टिव यूनिट्स के नाम से दे रहे हैं कितना 4,000 यूनिट। तो सही कितने हो गए बॉय 21,000। ऐसा क्या, ऐसा क्या? चले सर जरा अब इसकी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी निकालने चलते हैं एसिड की। चले सर सबसे पहले मैं नॉर्मल गुड्स की बात करता हूं। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 21,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट मुझको दे रहा है, कितनी दे रहा है 700 रुपए। कितनी दे रहा है बॉस 700 रुपए। तो कितनी कॉस्ट हो गई 147,100,000। चले सर इसकी मैं एनआरवी कैलकुलेट करने चला। एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट है मेरे पास 21,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर अंग्रेजी भी है, आइए रिक्वायरमेंट बुलेट नंबर 3 के अंदर ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस, जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल उसकी प्राइस कम हो गई है। द प्रोडक्ट सिमिलर टू दी बी एंड डी, जो बी और डी के जो प्रोडक्ट है उस जैसे ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। जनाब मटेरियल की प्राइस कम होने की वजह से जो आपका प्रोडक्ट बी और डी है उस जैसे प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है उसकी प्राइस में 15 और 20% की कमी कर दी गई है। The OL कौन है? हम लोग ऑरेंज लिमिटेड। करंट रिटेल प्राइस OL would have to be adjust the selling price accordingly। आपको भी अपनी सेलिंग प्राइस को इसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बोले तो हमें भी अपनी प्राइस को 15% से प्रोडक्ट नंबर बी को कम करना पड़ेगा, और डी को कितने से कम करना पड़ेगा 20% से। अभी तो हम बी की बातें कर रहे हैं। तो सर अभी इसकी प्राइस है कितनी? आइए सर ये बोल रहे हैं जनाब के 10% सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। इसका मतलब है ये कितने परसेंट 100% ये ऐड हो रहा है। तो सर कितना परसेंट 110। ये बोल रहे हैं जनाब प्रोडक्ट बी की जो प्राइस है वो कितनी है 990। मिला सबको? इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देगा तो मैं कहां पहुंच जाएगा 100% पे कितना लड़ गए 900। लेकिन अब 900 का माल नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा सर 15% कम कर दो, तो 15% लेके इसका माइनस कर दो, या मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म सर 15 अब 900 रुपए का नहीं बिकेगा बल्कि
15% कम करना पड़ेगा। हाँ लड़के करो जरा 15% कम, कितना? नहीं ये कितना? 900 का 15% कितना हुआ? 135 शायद 135 आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो कितना दोस्त? 765। थोड़ी सी मैथ सीख लेते हैं। ये 15% इसका जिसका होता है वो कितना परसेंट? 100%। मुझे प्राइस कम करनी है तो इसका मतलब है ये लेस, तो ये कितना हो जाएगा? 85%। अगर मैं इसका डायरेक्ट 85% लेता तो ये आंसर बन जाता। बात मानते हैं? बात मानते हैं? ये छोटी छोटी मैथ्स अपने को चाहिए होगी। तो जनाब अब प्रोडक्ट 900 रुपए का नहीं बिकेगा, कितने का बिकेगा? 765। यस बॉस, कितने का? 765 का। बात समझ में? मैंने क्या कह दिया? चले सर कितना? 1606 5000। ऐसा क्या? उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट टू सेल। जी सर, मुझे इसको बेचने के लिए 21,000 यूनिट को बेचने के लिए मुझे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कितना दोस्त? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 75। कितना हुआ दोस्त? 1575 और 000। ऐसा तो सेल्स, तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ गई बॉस? 14490। ये सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है बस में। चले जी, तो भैया दोनों में लोअर कितना दोस्त? एनआरवी 14490 कितना लड़के? 14490 बात समझ में आई? आइए सर डैमेज वाले का खेल करते हैं। सर डैमेज वाले की कॉस्ट आओ बॉस 4000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय। जी सर कितनी कॉस्ट है? 700 रुपए। बॉस कितनी कॉस्ट? 2.8 मिलियन। आगे बढ़े, हमने बोला सर इसकी एनआरवी निकालते हैं। दो कहानियां सर, या तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज बेच दो, या तो आप इस पे थोड़ा खर्चा मर्चा करा के सही हालत में करके बेचें। अभी हम बात करते हैं एज इट इज बेचते हैं, एज इट इज। यस बॉस, कितने यूनिट्स है मेरे पास? 4000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बिकेगा? अपनी रिटेल प्राइस से कितने का? 60। अब रिटेल प्राइस कितनी हो चुकी है? इतनी हो चुकी है बॉस, वो छोड़ दो, वो गया। रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, इसका कितने का बिकेगा? 60% का। बात समझे दोस्त? कितना बॉस? 1836 000। जी सर, कोई सेलिंग कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हालत में बिक जाएगा। एक ही ऑप्शन है। तो कितनी हुई एनआरवी? 1836 000। दोस्त दोनों में लोअर क्या है? 1836 000। मानते हो क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? इधर आइए। हमने बोला सर यहां पर अगर आए तो 4000 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी? 700। तो भैया कितनी कॉस्ट बनी मेरे पास? 2.8 मिलियन। कितनी कॉस्ट बनी दोस्त? 2.8 मिलियन एस्टिमेटेड सेल्स। यस बॉस, 4000 यूनिट्स हैं। हमने बोला सर हम इस पे रीवर्क का खर्चा करके मार्केटिंग एजेंट को पैसे वैसे देके इसको सही हालत का बेचेंगे, और फिर कितने का बिकेगा? ये अपनी असल कीमत कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 765। कितना दोस्त? 3060 000। यस बॉस, लेकिन बेचने के लिए कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा? हमने बोला जनाब आपको एक तो वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी सेलिंग की 75, और इसको ठीक करना पड़ेगा रीवर्क कॉस्ट। कितनी है रीवर्क कॉस्ट? 320 रुपया। यस बॉस, मल्टीप्लाई करें 4000 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना? 3 लाख। और नीचे वाला 1280। ऐसा क्या? चले बॉस, तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ गई? 14800 000। दोनों का लोअर क्या है? चले सर डैमेज, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इसको ऐसी हालत में बेच दूं 60% के ऊपर, तो कितने पैसे मिल जाएंगे मुझको? 1836 आ जाएंगे। या मैं इसको सही कराकर बेचूंगा तो कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा, नेट जेब में कितने पैसे आएंगे? ज्यादा पैसे किस में आ रहे हैं? तो इसका मतलब हम ये वाली पॉलिसी फॉलो करेंगे। बात मानते हैं? ज्यादा पैसे जेब में आने चाहिए ना, हर बंदे की ख्वाहिश ही होती है। इसमें क्या आंसर बन रहा है? लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी का
1836000 लड़के ऐड मारो कितना 16326 फिट है दिक्कत परेशानी ऑल ओके फटाफट स्पीड में फिर हम चलेंगे सर प्रोडक्ट सी में पर सी तो चिल्लड़ है बस एक एरर हुआ है वो सही करना है बस बुलेट नंबर 1 वाला ना हाँ वो ठीक होगा चलिए हाँ रिटेल प्राइस वाला तो करना है वो तो सबने को करना है चलिए फटाफट आप इसको कॉपी करें जल्दी स्पीड में मैं ऑनलाइन वालों को फोटो भेज देता हूं चले जनाब अब हम बात करने चले प्रोडक्ट नंबर सी पे क्या फरमा रहे हैं प्रोडक्ट नंबर सी के अंदर कि जनाब मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है सर मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने यूनिट्स का है दोस्त 5000 यूनिट्स का इसको दो कैटेगरी में तोड़ेंगे एक नॉर्मल गुड्स के अंदर और एक जनाब डैमेज गुड्स के अंदर सर डैमेज गुड्स मेरे पास कितने हैं कुछ भी नहीं है भाई वाह तो चिल्लड़ है यार तो जब डैमेज नहीं है तो ये सीन तो सारा खत्म हो गया तो फौरन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा प्रोडक्ट डी के अंदर कोई डैमेज सीन का मसला है वो मैं करवाऊंगा ना कराऊंगा बिल्कुल कराएगा चले बॉस कितने यूनिट्स है मेरे पास क्लोजिंग के अंदर 5000 उसकी कॉस्ट कितनी है 900 और इसको मैं बेचूंगा कितने का 1320 का लेकिन इसके अंदर 1320 10% इंक्लूसिव है तो जनाब ये 10% किसका मेन प्राइस का इसका मतलब है 100% ऐड हो रहा है तो ये कितना 110% इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा 100% पे कितना दोस्त 1200 तो असल प्राइस इसकी कितनी है 1200 जी सर और इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी सर मेरे पास 100 आगे एक अंग्रेजी है सर क्या अंग्रेजी है ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 यूनिट्स वर ऑब्जर्व्ड हमने सर जब फिजिकल काउंट किया स्टोर में जाके गिनती गिनी तो हमने बोला सर 900 यूनिट का मसला है 900 यूनिट का मसला है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट सप्लाइड टू द कस्टमर वर एरसली रिकॉर्डेड एज 6500 हमने कस्टमर को कितने यूनिट्स बेचे थे 5600 हमने गलती से उसको 6500 बढ़ा कंप्यूटर पे बटन दबा दिया तो कितने यूनिट आपने कस्टमर को कंप्यूटर पे ज्यादा इशू कर दिए 5600 इशू करने थे और कितने ज्यादा इशू कर दिए दोस्त 6500 इसका मतलब ये हुआ आपकी किताब के अंदर सर कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं 5000 लेकिन फिजिकल कितने पड़े हुए 5900 क्या ये डिस्क्रिपेंसी चालू रखेंगे नहीं इसको खत्म करें भाई डिस्क्रिपेंसी को जो फिजिकल रिकॉर्ड पड़ा होना चाहिए वही आपके पास एक्चुअल में भी होना चाहिए इसका मतलब आपके पास किताब में भी कितने यूनिट होने चाहिए 5900 बात समझ नहीं मैंने क्या बोला किताब के अंदर कितने यूनिट्स हैं बुक्स के अंदर एक्चुअल में कितने पड़े हुए हैं सर 5900 ये 900 क्यों ज्यादा पड़े हुए हैं क्योंकि आपने कस्टमर को कितने यूनिट इश्यू किए थे 5400 और आप रिकॉर्ड करते हुए कंप्यूटर से गलती से कितने यूनिट आपने प्रेस कर दिए 6500 तो गलती से आपने 900 यूनिट ज्यादा बटन दबा दिया तो जिसकी वजह से आपके रिकॉर्ड्स में कितना आ रहा है 5000 हकीकत में कितने पड़े हुए 5900 तो इसका मतलब आपको अब सही करना पड़ेगा भाई गलती को सही करिए बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया बात समझ में सर मैंने क्या बोल दिया आगे चले सर इसकी अब मैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी निकालने चलता हूं चले सर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कितने यूनिट्स है मेरे पास 5900 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी थी वो रही कॉस्ट ये रही कितनी है 900 कितना बॉस 53140 चले दोस्त उसके बाद है मेरे पास एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स यस सर 5900 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जनाब मैं इसको कितने का बेचेगा 1200 रुपए का कितना दोस्त लेकिन ऐसे नहीं बिकेगा सर मुझे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा कौन सा खर्चा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का खर्चा 5900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यस सर कितना खर्चा 100 रुपया कितना बोस
590 माइनस करें तो जनाब एनआरवी कितनी 64। चले सर दोनों का लोअर बतलाइए मेरे भाई, दोनों का लोअर कॉस्ट कितनी 5310 और 000। तो सी आ गया जनाब 5310 ये तो आसान था, ये क्यों नहीं किया? पढ़ते पढ़ते नहीं है भाई, सही है माशाल्लाह। चले 30 सेकंड फटाफट, हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, जल्दी जल्दी 30 सेकंड। चले बॉस आगे हम बढ़े, लास्ट प्रोडक्ट आ रहा है मेरा प्रोडक्ट डी। चले सर प्रोडक्ट डी का आंसर बताइए कितना। चले जनाब आगे हम बढ़े किस पे, प्रोडक्ट डी पे। चले सर प्रोडक्ट डी की मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 8000 यूनिट। सारा का सारा नॉर्मल यूनिट है सर 8000, बिल्कुल सर, डिफेक्टिव का तो कोई सीन ही नहीं है। आगे सर प्राइस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट डी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जनाब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना है सर मेरे पास 19, लेकिन इस पे 10% शामिल है तो इस परसेंट को उससे डिवाइड करेंगे 100% पे आ जाएंगे तो कितनी प्राइस है इसकी। लेकिन सर इसका मटेरियल सस्ता हो गया। बुलेट नंबर 3 पर आइए, ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट सिमिलर टू B&D ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% 20%। सर रॉ मटेरियल सस्ते होने की वजह से प्रोडक्ट बी और डी जैसे प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं उस पर इन्होंने 15 और 20% कम कर दिया है। OL कौन है, हम लोग, ऑरेंज लिमिटेड। करंट रिटेल प्राइस ऑफ द ओवल वुड हैव टू बी एडजस्ट इज सेलिंग प्राइस। सर हमें भी अपनी प्राइस को लाजमी एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अब मैं 1800 का नहीं बेच सकता दोस्त, मैं कितने का बेचूंगा 20% कम, यानी कि 80% ले लो या 20% लेके माइनस कर दो, एक ही बात है। कितना बॉस 14 इतने का बेचेगा मैं, ऐसे ही है। चले सर वर्किंग करते हैं। कॉस्ट की मैं बात करूं तो 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1275, तो कितना बना 102। उसके बाद है मेरे पास सेलिंग 8000 यूनिट में बेचूंगा मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस कितने का बेचूंगा मैं 1440, तो कितना 115240। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, मुझे कुछ खर्चा करवाना पड़ेगा। 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना खर्चा करवाना पड़ेगा दोस्त 110 रुपए, कितना 8,80,000। तो दोस्त मेरे पास एनआरवी कितनी 1064,000 दोनों में जो लोअर है, अब सही है। चले दोनों में जो लोअर है, कौन लोअर है दोस्त कॉस्ट। तो डी की कॉस्ट आ गई 1 जी सर ऐड भी कर ले ताकि पता चल जाए बैलेंस शीट में एसएफई में कितने से शो होने जा रहा है। दोबारा बोलिए 43569 000। चले जनाब कॉपी करें इसको और फिर हम एंट्रीज सीखते हैं, एंट्रीज। चले बॉस आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है एंट्रीज का, पढ़े क्या। हमें इस सवाल की ना एंट्रीज भी करनी है, तो आप लोगों ने जो सॉल्व किया उसके बाद जो है ना एक पेज छोड़ दो और उसके अगले पेज से इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करना शुरू करो। जब मैं एंट्री समझा दूंगा फिर इस सवाल पे वापस आएंगे, हम लोग इस सवाल की एंट्रीज करेंगे। डन हो गया, नंबर सारे आ चुके हैं, अब सिर्फ एंट्रीज डालनी है। डन हो गई बात, तो एक पेज छोड़ देना एंट्रीज के लिए जब तक मैं आप लोग को एंट्रीज सिखाता हूं कि एंट्रीज होती क्या है। चले बहुत जरा बोर्ड का सफाया कर लो, फिर इस सवाल पे वापस आएंगे। चले दोस्त अभी हम लोग जनाब एंट्री सीखने चले, यस बॉस एंट्री सीखने चले। सुने बॉस, सुनेंगे जनाब, एंट्री सीखने चले। हमने बोला सर जब हम लोगों ने ये इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो हमने बात की थी हमारे पास 2 किस्म के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। हमारे पास 2 किस्म के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं भैया, कौन कौन से। एक होता है मेरे पास पीरियोडिक, याद है, और एक मेरे पास क्या होता है
परपीचुअल। हमारे पास दो किस्म के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं, एक मेरे पास होता है जनाब परपीचुअल, एक होता है मेरे पास परपीचुअल, और एक मेरे पास क्या होता है पीरियोडिक। सर दोनों किस्म में हमें एंट्रीज अलग अलग बनानी पड़ती हैं। सुने, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, एग्जामिनर खामोश है, तो जनाब कॉस्टिंग के पर्चे के लिए हमेशा कौन सी वाली इन्वेंट्री, कौन सी वाला इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन खामोश है, तो बाय डिफॉल्ट कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है, परपीचुअल है। ठीक हो गया। सुने जनाब, इन्वेंट्री तुम लोग खरीदते हो, तो आप लोग इन्वेंट्री खरीदते हैं तो एंट्री क्यों बनाई जाती है बताइए? पढ़ चुका अकाउंटिंग है, पीआरसी के अंदर इन्वेंट्री जब खरीदी जाती है तो एंट्री क्या बनाई जाती है? पर बोलो यार, डरते क्यों हो भाई? परचेजेस डेबिट और कैश या फिर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ऐसा जनाब, ये एंट्री आपने कौन क्या बनाई है? टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री, परचेजेस ऑफ गुड्स। मानते हो क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? जी सर। सर परपीचुअल में कैसा होता है? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री को खरीदा जाएगा तो मैं परचेजेस को डेबिट नहीं करेगा, बल्कि मैं किसको डेबिट करूंगा? इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्या सबको बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? सर बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। कौन कौन से? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सर्विस में तो इन्वेंट्री का सीन ही नहीं होता ना, हटाओ उसको। सर 2 इन्वेंट्री सिस्टम बचे, कौन कौन से? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कौन सा होता है सर? जहां पे माल को खरीदा जाता है बेचने के लिए, खरीदा जाता है किसके लिए? बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? खरीदा जाएगा प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए। तो सर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होती है और फिनिश गुड्स होता है। अगर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो सर हम किसको परचेज करेंगे? रॉ मटेरियल को। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? किसको सर? रॉ मटेरियल को। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो किसको? इन्वेंट्री को या स्टॉक को या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। एग्री? सर अगर इन्वेंट्री वापस कर देते तो परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ। परचेज रिटर्न की एंट्री बताइए सर। हमने बोला जनाब परचेज रिटर्न क्रेडिट, बिल्कुल ठीक हो गया, और अकाउंट्स पेबल वगैरह डेबिट। लेकिन सर यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे परचेज वर्चेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। क्या करेंगे? इसी एंट्री को पलट देंगे, मतलब हम क्रेडिट किसको कर देंगे? इन्वेंट्री। और अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल, और डेबिट किसको दोस्त? अकाउंट्स पेबल को। इसका मतलब ये मैं क्या कर रहा हूं? टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? पक्का दोस्त? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। हमने बोला जनाब इन्वेंट्री मैंने खरीद ली, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यस बॉस, मैंने इन्वेंट्री खरीद ली। सर अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री को बेचा जाएगा। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो दोस्त इन्वेंट्री को बेचा जाएगा। हमने बोला सर इन्वेंट्री को बेचा जाएगा तो एंट्री क्या बनती है? हमने बोला बॉस इन्वेंट्री को अगर हम बेच रहे हैं, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर हम इन्वेंट्री को बेच रहे हैं तो पीरियोडिक में क्या एंट्री बनेगी? सर नॉर्मल सेल्स वाली एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है जनाब? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहां पे क्या एंट्री बनेगी? सर यहां पे 2 एंट्री बनेगी। एक तो ये वाली एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। और एक और एंट्री बनेगी जो इन्वेंट्री आपने बेच दी उसकी कॉस्ट भी हाथों हाथ रिकॉर्ड करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर ये एंट्री मैंने बनाई है टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स। और कौन सा वाला बिजनेस का जनाब? ट्रेडिंग बिजनेस की। कौन सी वाली बिजनेस की दोस्त? ट्रेडिंग बिजनेस की। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर तो पीरियोडिक में क्या करेंगे? सर पीरियोडिक के अंदर एक एंट्री बनेगी एट द एंड ऑफ द मंथ, जिसको आप लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते थे पीआरसी के अंदर। क्या एंट्री बनती थी? सुनना,
हमने बोला सर जब महीना खत्म हो गया, अब ये परचेजेस तो नहीं परचेज की, और ये डेबिट खत्म करने के लिए मैं उसको क्या कर देता था, क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक मेरी बुक्स के अंदर होती थी तो मैं ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देता था, क्रेडिट। एंडिंग इन्वेंट्री को मैं बुक्स में लेकर आता हूं तो मैं एंडिंग इन्वेंट्री को क्या कर देता हूं, डेबिट। और डिफरेंस से मैं क्या रिकॉर्ड करता था, कॉस्ट ऑफ सेल। सर ये एंट्री बनती है जब आप लोग क्लोजिंग एंट्री बनाते हो, याद है हमने क्या सीखा था पीरियोडिक के अंदर, जनाब पीरियोडिक के अंदर एंट्री जो बनाई जाती है सर, जो क्लोज इन्वेंट्री कब काउंट की जाती है, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। जब आप क्लोजिंग स्टॉक काउंट करोगे पीरियोडिक के अंदर तब आप ये वाली एंट्री बनाएंगे। लेकिन हमने क्या सीखा था परपेचुअल के अंदर कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक अपडेट करना है। तो ये एंट्री कब बनेगी, जब ये इन्वेंट्री कब बनेगी सर, जैसे आप एक यूनिट बेचोगे तो ये एंट्री तो बनानी है, साथ में ये एंट्री भी बनानी है। क्योंकि हमने परपेचुअल में क्या सीखा था, आपको बिन कार्ड बनाना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन के साथ बिन कार्ड अपडेट करना है, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। तो जैसी यूनिट कोई भी सेल होगा किसी भी तारीख को, साथ साथ ये एंट्री बनेगी। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता था। पीरियोडिक में क्या होता था जनाब, आप पूरा साल माल बेचते जाओ, पूरा साल आप माल बेचते थे, एट द एंड आप स्टॉक काउंट करें और एट द एंड ये एंट्री बना लें। किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। एग्री करते हो। हमें कॉस्टिंग के अंदर परपेचुअल सीखना है, हमें कॉस्टिंग के अंदर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सीखनी है, तो हम ये कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे। क्या सबको बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर। हाँ पीरियड नहीं, फाइनेंशियल के अंदर होता है, कॉस्टिंग में नहीं है। डन है। आगे सर, आगे मैंने बोला सर ये तो ट्रेनिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, दोस्त, इशू करते हैं मटेरियल, उससे प्रोडक्ट बनने के लिए जाता है। मैंने फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है और जनाब अब ये रुई को हम लोग इशू कर रहे हैं प्रोडक्ट बनने के लिए, जब मैंने रुई खरीदी थी तो मैंने क्या डेबिट किया था, रॉ मटेरियल। अब मैंने इसको इशू कर दिया तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट बनने के लिए। प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, बन रहा है, तो मैं डेबिट किसको करूंगा, वर्क इन प्रोसेस को। इसको मैं क्या लिखूंगा जनाब, टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ मटेरियल। कौन से के लिए सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। बात समझ में आई सबको, मैंने क्या बोल दिया। तो जनाब ये एंट्री मैंने आपको करवाई है किससे रिलेटेड, ये आपको मैंने एंट्री करवाई है इन्वेंट्री रिलेटेड। और भी एंट्री होती है, जो हमारा चैप्टर है ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या कॉस्ट फ्लो टू प्रोडक्शन, हम वहां सीखेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ मटेरियल रिलेटेड एंट्री बताई है। क्या एंट्री है सर, दो किस्म की इन्वेंट्री सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल। कॉस्टिंग में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, परपेचुअल। अगर क्वेश्चन खामोश होगा तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, परपेचुअल। जब परचेजेस की जाती है तो क्या एंट्री बनाई जाती है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल में आप इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, फिट है। इसी तरह परचेस रिटर्न को नहीं करेंगे क्रेडिट, बल्कि किसको करेंगे, इन्वेंट्री को। और हमने सीखा था परपेचुअल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको इन्वेंट्री का लेवल अपडेट करना है। तो जैसे जैसे आप माल बेचते चले जाएंगे, साथ साथ उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता, आप पूरे साल गुड्स को बेचते रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री क्लोजिंग कब कैलकुलेट करेंगे, साल के आखिरी में। डन है। और अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप मटेरियल खरीद रहे हो और उसको प्रोडक्शन में इशू कर रहे हैं, तो सर जाहिर सी बात है पहले माल बनेगा फिर जाके बिकेगा। माल बन रहा है तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। क्या सबको बात समझ में आ रही है, पक्का भाइयों। चलें सर कॉपी करें। फिर ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11, इसकी हम लोग एंट्रीज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी, ऑल ओके। चले माशाल्लाह, गुड। चले बॉस, कॉपी कर लिया, पक्का मिटा दो। चले सर, अभी जब हमने क्वेश्चन किया था, पहुंचे जरा इस पे, क्वेश्चन नंबर 14 ऑरेंज लिमिटेड वाला। इसकी हमने एंट्रीज बनानी है। ऑरेंज लिमिटेड वाला जो सवाल है जनाब, हमने इसकी एंट्रीज बनानी है। भाइयों मुझे एक बात बताओ, हम जो इन्वेंट्री खरीदते हैं तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे। इन्वेंट्री हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे। एग्री करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आइए जी,
चले सर सुनेंगे मेरे भाइयों, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ऑटम 2021 का सवाल है। ऑरेंज लिमिटेड। सर वर्किंग हम लोग कर चुके हैं, आप लोग के पास सॉल्यूशन मौजूद है। चले सर, रिक्वायरमेंट में क्या था? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड फॉर करेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आओ सर, ये बोल रहे हैं सर एंट्री बनाइए जिससे इन्वेंट्री करेक्ट हो जाए। सर इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो किस पे रिकॉर्ड की जाती है? कॉस्ट पे। एग्री करते हो? आइए सर प्रोडक्ट ए पर आओ लड़के। सबसे पहले अब आइए प्रोडक्ट ए पर आओ लड़के। सर प्रोडक्ट ए में मुझको बताइए दो किस्म के गुड्स थे, एक डैमेज वाले और एक सही वाले। एक डैमेज वाले और एक सही वाले। आओ लड़के सुनो, मैं लिखूं जनाब यहां पे नॉर्मल गुड्स और यहां पे मैं लिखूंगा डैमेज गुड्स। सुनेंगे दोस्त, मैंने बोला सर नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट, ये सब वर्किंग है तुम लोग के पास। नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? हाँ, नॉर्मल गुड्स वाले की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,008,000,000। और जनाब इसकी एनआरवी कितनी थी? नॉर्मल गुड्स वाले की एनआरवी 1,20,96,000। मानते हैं क्या नहीं? इधर आ जाओ डैमेज वाले पे। सर डैमेज वाले की कॉस्ट कितनी थी? 1,920,000। मानते हैं? और इस डैमेज वाले की एनआरवी कितनी थी? बोलिए। हाँ, जो हमने कंसीडर की थी 1,680,000 जो हमने कंसीडर की थी। एग्री करते हो? ठीक हो गया। सुने सर, हमने क्या बोला था कि जनाब इसको किस पे रिकॉर्ड करवाया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। किस पे रिकॉर्ड हुआ ये? ऐसा ये किस पे रिकॉर्ड हुआ? 1,680,000। अब सुनना जरा गौर से मेरे भाई मेरे दोस्त, सुनो। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? जब खरीदता हूं तो किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड होती है? हम जो एंट्री करते हैं इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, तो डेबिट किससे करते हैं? जितनी की हमने खरीदी। बोले तो किस पे? कॉस्ट पे। कितनी पे? और बैलेंस शीट में भी एसएफई में भी कितने से जारी है? तो इसका मतलब मुझे कोई एडजस्टिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? सुनो, इन्वेंट्री मैंने खरीदी तो किस पे रिकॉर्ड होती है? जब मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता हूं, परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट, किस पे रिकॉर्ड करता हूं? कॉस्ट पे। लेकिन मैं अपनी बुक्स में कितने से लेके जा रहा हूं? एंट्री करने की जरूरत है? यस सर। बस नहीं, मेरी बुक्स के अंदर इन्वेंट्री कितने से रिकॉर्ड हुई हुई है? कॉस्ट पे। कितने से? 1,920। मुझे कितने पे लेकर आना है? इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर इन्वेंट्री को क्रेडिट कितने से करेंगे? बताओ जरा, माइनस करो कितना? 2,40,000। कितने से? मुझे इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा 2,40,000 से। और ये मेरा एनआरवी का लॉस हो गया। एनआरवी का लॉस हो गया तो मैं डेबिट किसको करूंगा? पीएनएल को। नुकसान पीएनएल के अंदर जाएगा। पीएनएल में कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। क्या सबको बात समझ में आई? क्या सबको बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? मेक क्लियर? इन्वेंट्री मैंने खरीदी किस पे रिकॉर्ड हुई? कॉस्ट पे। हमने बोला लेकिन सर आपको बैलेंस शीट में कितने से दिखानी है? इसका मतलब इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा। कर दी मैंने, कर दिया। डिफरेंस से। लेकिन सर ये नुकसान है ना, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। नुकसान, इस नुकसान को नुकसान कहा जाता है? पीएनएल के अंदर। पीएनएल में कहा? एडमिन के अंदर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कहा? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। क्या सबको बात समझ में आई? मेक सेंस? लॉजिक? आगे सर अब यही हरकत मैं किसमें करने वाला हूं? प्रोडक्ट बी में। यस सर, प्रोडक्ट बी का मैं यहां पे लिखता हूं नॉर्मल गुड्स और यहां पे मैं लिखता हूं डैमेज गुड्स। यस बॉस। कॉस्ट कितनी है लड़के? बताओ भाई, तुम लोग के पास है सब कुछ।
प्रोडक्ट बी पर आई है, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कितनी थी? 1470000। ठीक हो गया। और इसकी एनआरवी कितनी थी? सर एक जीरो और है। एक जीरो और है, ठीक हो गया जी। मुझे इसकी एनआरवी बताइए। 14490। 14490, ठीक हो गया। डैमेज वाले की बतलाइए, डैमेज वाले की कॉस्ट कितनी थी? और एनआरवी जो हम लोगों ने कंसीडर की थी जिसमें कंपनी को फायदा ज्यादा था, कितना? 1836। चले सर, हम इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? दोनों में जो लोअर होगा ऐसा। सर इन दोनों में लोअर क्या है? एनआरवी 1449000। इधर सर, इधर भी एनआरवी। चले सर, इन्वेंट्री को मैंने खरीदा जनाब, इन्वेंट्री को मैंने खरीदा, किस पे रिकॉर्ड करवाया मैंने? कॉस्ट पे। लेकिन मैं बुक्स में किस पे लेके जा रहा हूं? लोअर पे। तो इसका मतलब सर एंट्री हो पड़ेगी तो होगा ना यार। एंट्री में क्या करूंगा? मुझे इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। सर कितने से कम करना पड़ेगा? 2 लाख। कितने से कम करना पड़ेगा दोस्त? 2,10,000 से। ये नुकसान है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। हमने क्या सीखा था? एनआरवी का मतलब क्या है? सर अगले साल जो लॉस होने वाला है उस लॉस को पहले बुक कर लो। तो इन्वेंट्री को तो मैंने कम कर दिया, इस लॉस को कहां लेके जाएंगे? पीएनएल में। पीएनएल में कहां? एडमिन के अंदर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कहां? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। क्या सबों को बातें समझ में आई? डिफेक्टिव वाले का बताइए। सर इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है हमेशा जब खरीदते हैं? तो जो कॉस्ट है, लेकिन किस पे लेके जानी है मैंने इसको? एनआरवी पे। लड़के कितनी? 964,000। यस बॉस। क्या एंट्री बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 964,000 और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 964 से। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। चले सर, मैं अब चला प्रोडक्ट नंबर सी पे। प्रोडक्ट नंबर सी पर। यस बॉस। इसमें डैमेज तो नहीं है शायद, खत्म हो गया डैमेज। डैमेज नहीं ना सी ना डी, ठीक है जी। तो मेरे पास बॉस नॉर्मल गुड्स कॉस्ट कितनी है नॉर्मल गुड्स की जनाब? 5310। और एनआरवी 6490। जी सर, दोनों में जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करने की जरूरत है। 5310,000। मैंने बोला सर इन्वेंट्री खरीदता हूं किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। बुक्स में भी किस पे जा रही है? कॉस्ट पे। इसका मतलब मुझे यहां पे कोई भी एडजस्टिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हुई है। डन हो गई बात। उसके बाद मैं चला सर प्रोडक्ट, उसके बाद बॉस में चला प्रोडक्ट डी में। प्रोडक्ट डी में मेरे पास जनाब नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सर जी कॉस्ट 102,000,000। लड़के एनआरवी कितनी? 10640,000। जी सर, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर पे। लोअर कितनी है? ये चीज है। इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? खरीदते हैं तो कॉस्ट पे। और अभी भी किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? कॉस्ट पे। तो इसका मतलब यहां पे मुझे कोई भी एडजस्टिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई परेशानी? ऑल ओके, ऑल गुड। एक और एंट्री प्रोडक्ट सी की। सर प्रोडक्ट सी में याद है 900 से हमने इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया था। हमने एंट्री गलती से गलत बटन दबा दिया था। ऐसे ही उसकी सही तो करवाओ जरा। इसका जब तुम कस्टमर को माल बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो? अभी सीखा हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक तो सेल्स वाली, सेल्स वाला को तो डाटा ही नहीं पता हमें। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और कितने यूनिट से बननी चाहिए थी एंट्री? कितने से बना दी? ज्यादा से बना दी। सही करने के लिए क्या करेंगे? पलट दो एंट्री को। एंट्री को पलट दो। क्या एंट्री बनाएंगे बॉस? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट। इन्होंने ज्यादा से एंट्री बना दी थी। असल जो एंट्री होती है माल बेचने की, सर माल बेचने की जो एंट्री होती है, इन्वेंट्री बेचने की जो एंट्री हमने सीखी, एक तो सेल्स वाली होती है। सेल्स की डाटा तो मुझे गिवन नहीं है। एक क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर ये एंट्री इनको बनानी चाहिए थी कितने यूनिट से?
5600 यूनिट से, लेकिन उन्होंने ज्यादा से बना दी। ऐसा ही है सर, चलें सही करें, क्या करें, इसी एंट्री को पलट दो, क्या करेंगे बॉस, इन्वेंट्री को डेबिट कर दे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट। 900 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, कॉस्ट कितनी कितनी कॉस्ट थी, नहीं 900 तो यूनिट थे, कॉस्ट कितनी थी, 900 रुपए थी। चले सर कितना हो गया, 810 हो गया शायद। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? नहीं, ये उसका बता रहा हूं, ये उसने एंट्री बनानी थी कितने यूनिट से, 5600 से, इसने कितने से बना दी, ज्यादा से बना दी, तो हमने उसको सही करने के लिए इस एंट्री को पलट दिया। ये अकाउंटेंट ने ऑलरेडी एंट्री बनाई हुई है, इसको हमने सही किया। फिट है भाई, ऑल गुड, कोई दिक्कत परेशानी, आसान एंट्री है, सीधा है, चिल्लड़ है। चले सर होमवर्क दिया जाएगा। सर एक तो वही वाला सवाल असगर वाला जो आप लोगों ने नहीं किया, और एक बहुत ही शानदार सवाल मैं दे रहा हूं जनाब, क्वेश्चन नंबर 12 मेहनती लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है जनाब मेहनती। एटम बताओगे, ऑटम 12। चले सर ये जो आप लोगों ने सवाल किया अभी इस ऑटम 21 वाला, उसके जरा एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम पर आ जाओ जनाब। पर्चा पास करने के लिए एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो हमने सवाल किया कौन सा था सर, ऑटम 21 का। देखें मार्किंग स्कीम में जनाब जो सेक्शन नंबर ए है उसमें क्या लिखा हुआ है, 0.5 मार्क्स फॉर ईच सिचुएशन, जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी। ऐसा बी पार्ट पे आओ, 1 एंट्री फॉर ईच जनरल एंट्री, आपने 3 एंट्री बनानी है सर, एक मार्क्स के। एडजस्टमेंटिंग ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये कौन से वाले 1 मार्क्स हैं, वो जो हम लोग सेल प्राइस आपका था ना इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, उसको जो आपने वापस करना था, सिर्फ उसके कितने मार्क्स हैं, 1 मार्क्स। एनआरवी लॉस गुड्स इन यूनिट बी, यूनिट बी के एनआरवी कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स, एनआरवी कैलकुलेट करने के खराब यूनिट के यूनिट प्रोडक्ट ए के 2 मार्क्स, और एनआरवी डैमेज के बी कैलकुलेट करने के कितने, 2 मार्क्स। तो जनाब एंट्री के मार्क्स तो नहीं है, एंट्री के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 3, बाकी सारे मार्क्स किस चीज के हैं, वर्किंग के, वर्किंग के। बात समझ भाई सर। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े सर, क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनीज मेज द पॉइंट दैट कॉस्ट में एक्सीड, एक बी देखें, एडजस्टमेंट इन द सेलिंग प्राइस फॉर सेल्स टैक्स एंड द मार्केट प्राइस रिडक्शन वाज नॉट मेड फॉर कंपटीशन ऑफ द एनआरवी ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। जनाब एग्जामिनीज ने क्या किया, उसी के बाद है ना मार्किंग स्कीम, पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 में, ठीक है ना, हाँ एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। ये रहे सर, पहला बुलेट क्या बोल रहा है ये, सर बच्चों ने सेल्स टैक्स के अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया। आप लोगों में किया था ना किसी ने, सेल टैक्स को एडजस्ट नहीं किया और डायरेक्ट बच्चों ने कैलकुलेशन कर दी है। फिर क्या बोल रहे हैं ये बुलेट नंबर 2 में, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दी कॉस्ट टू ड्राइव एनआरवी इन मेनी केसेस। आपको एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तुमने भी एक भंड मारा था ना, मैंने तो कर दी थी जहां पे नहीं करनी, हाँ जहां नहीं करनी थी, सही है। फिर क्या बोल रहे हैं सर, NRV analysis on the goods units was not performed and straight away computation was defective unit was done। जो हमारे पास 2 टुकड़े निकल रहे थे ना NRV के, कि सर हम इसको एज ऑन पे भी बेच सकते हैं और हम इसको खर्चा करा के भी बेच सकते हैं, बच्चों ने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, 2 टुकड़े नहीं किए उसके, तुमने भी किया था। For defective unit, decision making about whether to sell with or without rework was skipped। वही बात जो भी हमने की ना, rework cost was incorporated added to the cost of inventory। rework की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दिया, जो कॉस्ट थी उसमें ऐड कर दिया, उसमें थोड़ी ना ऐड होता है, एनआरवी की कैलकुलेशन में जाती है वो। The question requires entries for the recording the adjustment in the value of inventory due to NRV loss. However, the total adjustment value of inventory was used in the entry। लोगों ने टोटल अमाउंट की जो इन्वेंट्री निकली उससे एंट्री बना दी। ऐसे एंट्री बनानी थी हर प्रोडक्ट की अलग अलग, हर प्रोडक्ट की अलग अलग। Irrelevant entries relating to the sales and account receivable were made। Irrelevant एंट्री बना रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, जबकि सेल्स का तो डाटा गिवन नहीं है कितने का माल बेचा। Defective units of A and B were not bifurcated from the goods unit of the computation of value of inventory। जो हम लोग कर रहे थे ना, 2 टुकड़े कर रहे थे, ये नॉर्मल गुड्स है और ये डिफेक्टिव है, लोगों ने 2 टुकड़े नहीं किए, एक साथ ही एनआरवी कैलकुलेट कर दी। तो हाँ, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट में बोला था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो लोगों ने वो एंट्री बना के अपने टाइम वेस्ट किया।
तो देखो याद रखो, पर्चा पास करने के लिए और पढ़ाई के लिए ना, कैफ के पेपर के अंदर आपके पास मार्किंग स्कीम अवेलेबल होती है, एग्जामिनर कमेंट अवेलेबल होता है। हर पेपर के हर सवाल के अंदर लाजमी एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले कि कहां कहां मार्क्स बन रहे हैं और कहां कहां स्टूडेंट जो है एग्जाम के अंदर गलती करता है। लाजमी डन है जी। चले सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, ये आप करके आओगे, और असगर अली वाला सवाल भी मैंने करवाना है। डन है जी। चले सर, अल्लाह हाफिज।